नमस्कार दोस्तों, वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर थर्ड प्री परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। 5 बड़े सवाल हर एक बच्चे के मन में उठ रहा है। सबसे पहला सवाल जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनके मन में आ रहा है कि मेंस की तैयारी कैसे करें। ये सबसे बड़ा सवाल है और इतने मैसेजेज और फ़ोन कॉल्स मेरे पास आए, एक ही सवाल पूछ रहे, मेन की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ा जाए मेन के लिए, टेक्निकल पढ़ें कि नॉन टेक्निकल पढ़ें। प्री में मेरे अच्छे नंबर आ गए तो इसका मेंस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, प्री में आपके रैंक या नंबर कैसे थे उसके अकॉर्डिंग मेंस कैसे आपका प्रभावित होगा। मेंस एग्ज़ाम हो कब सकता है, कितने समय बाद हमें दूसरी परीक्षा देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि गुरुजी मेरा तो प्री पास नहीं हुआ, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, मैं अब क्या करूं। इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखें ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो सके, सभी सवालों का जवाब आपको मिल सके। एक एक को रिप्लाई देना संभव नहीं है, इसलिए मैं एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। एप्रिसिएट करें, चीज़ों से सहमत हैं तो लाइक कर देना। और कोई भी सवाल आपके मन में रह जाए तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। उसके लिए जब लाइव स्पेशल आएंगे तो आप सबको रिप्लाई मैं कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल पर बहुत सा स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड के चक्कर में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्ले लिस्ट में जाते हैं और वहाँ देखते हैं तो आपको हर टॉपिक से रिलेटेड चीज़ मिल जाएगी। कोई भी चीज़ मैंने बकाया नहीं छोड़ी है। थ्योरी आपको मिल जाएगी, एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर आपको मिल जाएंगे, अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेंस की तैयारी कैसे करें। देखो, इसके लिए तो मैं बता दूं आपको कि भाई मेन की तैयारी आपको सबसे दमदार करनी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के कर देनी है। ऐसे नहीं कि कहीं साथ में काम कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कंटिन्यूटी रखनी है और लगातार तैयारी करनी है। सारे सिस्टम छोड़ दो, केवल पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं करनी है, कहीं नहीं जाना है, कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कोई ये वो, सब चीज़ें त्याग दीजिए। जब तक मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाना कहीं नहीं जाना है। 8 घंटे 10 घंटे जितना पढ़ सकते हैं लगातार पढ़ें। केवल और केवल इतना ही कह रहा हूँ। मेंस की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी आपको बहुत मजबूती से करनी होगी दोस्तों, क्योंकि मेंस में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, वास्तव में वो बच्चे पढ़ने वाले ही सेलेक्ट हुए हैं। वो क्रीम जो है ना वो सेलेक्ट हुई है, आपको उनके साथ कंपटीशन फाइट करना है। और हो सकता है उनमें से तो बच्चे कुछ ऐसे हो जो 3-3 4-4 साल से लगातार तैयारी करते आ रहे हो, आपको उनके साथ कंपटीशन फाइट करना है। आप समझ लीजिए कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। मेंस एग्ज़ाम को हल्के में बिल्कुल ना लेवें, प्री परीक्षा की तरह नहीं सोचना है कि ठीक है देखी जाएगी जो होगा, नहीं, आपको यहाँ क्लियर करना ही है। देखिए माय डियर, अगर आप प्री पास करके मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डबल हो जाती है। अगर प्री क्लियर ही नहीं होता तो ठीक है, अपने आप को समझते कि चलो क्लियर नहीं हुआ, अब आपका पोटेंशियल जो है ना वो आपसे और ज़्यादा पोटेंशियल मांग रहा है। ठीक है, तो हर हालात में आपका मेंस क्लियर होना चाहिए और इसके लिए आपको जी जान से मेहनत करनी है। सब कुछ छोड़ दीजिए, लगातार बढ़ते रहिए, 8 घंटे 10 घंटे जितना पढ़ सकते हैं। और क्यों बोल रहा हूँ मैं 8 घंटे का, क्योंकि भाई मैंने देखे बच्चों के 85 नंबर आए हैं, बच्चों के 70 75 नंबर वाले बच्चे हैं, 57 नंबर जनरल की मेरिट है, जबकि बच्चों के नंबर 85 तक आ रहे हैं। वो 2-4 95 वाले भी है, उस पर भी मैं बात करूँगा, छठा पॉइंट डाल देता हूँ, है ना। 90+ मार्क्स वालों का क्या है, इन पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन जिन बच्चों के 85-80 नंबर है वो जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 57 नंबर मेरिट वाले को 85 नंबर वाले के साथ कंपटीशन फाइट करना है तो आप समझ लीजिए कि कंपटीशन टफ होगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लगातार पढ़ते रहिए जितना पढ़ सकते हैं। अब बात ये आती है कि गुरुजी पढ़ें क्या। भाई हमें लगातार पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना तो है, 10 घंटे पढ़ना तो है, पढ़ें क्या। मैं बताऊँ, 2 चीज़ें हैं इसमें, अलग अलग बता रहा हूँ दोनों के लिए। जिन बच्चों के नंबर 60 के आसपास है, कितना 60 के आसपास का मतलब 60 है, 62 है, 65 है, मतलब 57 से लेकर 65 के बीच तक के नंबर है ना, उन बच्चों को तो नॉन टेक पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्या पढ़ना है,
नॉन टेक के जो 50 नंबर आएंगे उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको टेक्निकल पढ़ना ही नहीं है, टेक्निकल भी पढ़ना है साथ में, लेकिन आपको इस पोर्शन पर जोर देना है। क्यों जोर देना है मैं बता रहा हूँ, अभी सुनते जाना। लेकिन जिन बच्चों के 70 प्लस है ना, 75 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, उन बच्चों को दोनों पढ़ने हैं, टेक प्लस नॉन टेक दोनों पढ़ने तो इनको भी है, लेकिन 70 प्लस वाले बच्चों को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को बराबर समय देना है। क्यों समय देना है? क्योंकि आपकी प्री परीक्षा में 70, 75 या 80 नंबर ये दर्शाता है हमें कि प्री परीक्षा में आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों अच्छे गए हैं। यानी आपका नॉन टेक भी ठीक है, अच्छी तैयारी है। तो फिर अच्छी तैयारी है इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम थोड़ी देंगे भाई मेरी तो दोनों तैयारी है, इसलिए आपको तो दोनों पढ़ने हैं, किसी एक पोर्शन में आप कमज़ोर नहीं हो। 60 के आसपास वालों को मैं नॉन टेक को ज़्यादा समय देने का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप नॉन टेक में वीक हो। दरअसल 60 के आसपास और 70 प्लस वालों में डिफरेंस क्या रहा कि थ्योरी तो दोनों की सही हुई। 60 के आसपास वाले बच्चों का मान लेते हैं कि थ्योरी में 40 सही हुए, तो 70 प्लस वालों के 42 हो गए होंगे, 45 हो गए होंगे, 3 से 4 नंबर का फ़र्क आया होगा। फिर भी यहाँ आपके बीच में 10 से 15 नंबर का गैप क्यों आया? नॉन टेक की वजह से गैप आया। इसलिए 60 के आसपास वाले बच्चों का नॉन टेक थोड़ा कमज़ोर रह गया था, इसलिए आपको 60 के आसपास वालों को नॉन टेक पर समय देने की ज़रूरत है। थ्योरी तो पढ़नी है, साथ में ज़रूर पढ़नी है, ऐसे नहीं कि थ्योरी को बिल्कुल ही छोड़ दे। 100 नंबर की आएगी। अगर आपको मेंस का सिलेबस नहीं पता है तो इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप सर्च कीजिए, मिल जाएगा, नहीं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। 70 प्लस वाले के लिए क्या है कि बच्चों की दोनों चीज़ें एक जैसी है। अब दोनों चीज़ें एक जैसी है तो फिर दोनों ही पढ़नी है, किसी एक में कमज़ोर तो हो नहीं आपकी, ये पोर्शन आपका कमज़ोर रह गया, इसलिए दोनों चीज़ें पढ़ें। क्या पढ़ें ये प्री के नंबर पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान दीजिए। अगर आपका प्री में नॉन टेक कमज़ोर रहा है ना, तो नॉन टेक को पूरा समय देवें इस बार। 50 नंबर होते हैं, कम नहीं होते हैं वो भी नॉन टेक। और अगर 70 प्लस क्रॉस कर गए आप तो फिर आपके दोनों पोर्शन ठीक है, लेकिन आपको दोनों ही पोर्शन को और वक्त देना है। समझ गए? सहमत हो इस चीज़ से? लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना, ठीक है? चीज़ें समझोगे तो आएगा। अब देखो कि गुरुजी मेरे तो प्री में बहुत अच्छे नंबर है, मैं क्या करूं, मेरे तो 85 नंबर है जी, मेरे तो 90 नंबर है जी। देखो माय डियर, प्री केवल और केवल क्वालिफाई था, समझ गए ना? मेन एग्ज़ाम की मेरिट ही फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी आपको। जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी वो केवल मेंस के प्राप्तांक के आधार पर बनेगी। मेंस में आपके नंबर कितने आ रहे हैं, उसमें प्री का स्कोर कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए अच्छे नंबर आए हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आत्मविश्वास बनाए रखें, अपने आप से ये कहें कि मेरी दोनों चीज़ें ठीक है और मुझे दोनों ही चीज़ों पर और मेहनत करनी है। लेकिन बहुत अच्छे नंबर आए हैं ना तो आपको और अच्छा पढ़ना है, क्योंकि प्री में 85 नंबर लाने के बाद अगर मेन क्लियर नहीं हुआ ना तो सबसे बड़ा अफसोस हमें इसी बात का होगा कि प्री में 85 आ गए और मेन क्लियर ही नहीं हुआ। यानी जिन बच्चों के प्री में अच्छे नंबर आए ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई कि वो हर हालत में मेंस को क्लियर करें। इसलिए अच्छे नंबर आए तो तैयारी करनी है, ज़बरदस्त करनी है। लेकिन अगर अच्छे नंबर नहीं आए, मान लो जनरल में 57 नंबर वाले का किसी का सिलेक्शन हुआ है, 57 नंबर मेरिट है, तो मैं ये कहूँगा कि उसको तो सबसे बड़ा चांस मिला है। आप 57 नंबर यहाँ सबसे नीचे हो, लेकिन मेंस में अच्छी तैयारी करोगे तो मेंस में सबसे टॉप भी रह सकते हो, आप टॉप पर भी आ सकते हो। कुल मिलाकर के कंपटीशन बड़ा है। और इस परीक्षा में दरअसल जहाँ तक मेरा मानना है वही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने जी जान से मेहनत की थी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो पढ़े नहीं होंगे, उन बच्चों की कुछ कमज़ोरियाँ रह गई, तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ। जो कमज़ोरी, जो गलती आपकी रह गई ना, जिस वजह से अपन पीछे रह गए, इस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ इन 3 पॉइंट को मैं क्या समझा रहा हूँ, दोबारा समझो कि आपने 1.5 लाख से 15,000 में तो आप आ गए, लेकिन अब 15,000 में से 1500 में आना है। वैसे तो 17,000 है टोटल, 16,824 है। अब 15,000 से आपको 1500 में आना है और ये जिम्मेदारी बनती है।
आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने प्री क्लियर कर लिया, आप पर और ज़्यादा प्रेशर बन गया। अब जिससे भी फ़ोन करो वो आपको यही कहेगा कि यार हर हालत में मेंस क्लियर करना है। अब आइए दोस्तों कि मेन एग्ज़ाम कब हो सकता है। देखो पहली बात तो ये है कि इस कंपनी की जिस तरह से कार्यशैली है ना, इस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये कंपनी कभी भी कुछ भी कर सकती है, ठीक है। फिर भी अपन ये मान सकते हैं कि जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है एग्ज़ाम ले लेवे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को 1 महीने का समय दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता समय और लेंगे क्या। तो प्रिपरेशन करते रहें, मेंस एग्ज़ाम आपका इस ड्यूरेशन में हो सकता है और लगातार पढ़ ही रहे। मैंने तो हमेशा कहा था कि भैया जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक तो जी जान से पढ़ना है, और रिजल्ट के बाद पास हो गए तो और पढ़ना है, और फेल हो गए तो भी पढ़ना ही, क्योंकि फेल क्यों हो गए। आइए ज़रा 5वें पॉइंट पर बात करते हैं कि गुरुजी प्री पास नहीं हुआ, आगे क्या करें। सबसे पहले तो ये देखो कि प्री पास हुआ क्यों नहीं। 2 बड़े कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने ऑब्जर्व भी किया है। एक तो सबसे बड़ा कारण यही था जो मैं बताने जा रहा हूँ, मुझे लगता है मेन कारण यही था कि आप एक्टिव नहीं थे। जनरली जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ, उनमें से 90% बच्चे ऐसे थे जिनको मैं भी जानता हूँ, खैर अच्छी तरह से मैंने अनुभव किया है, एक्टिव ही नहीं थे। वैकेंसी आ गई, फॉर्म भर दिया, उसके बाद भी नहीं पढ़े कि ठीक है देखी जाएगी, या घर पे पढ़ रहे हैं, नोट्स हैं, कभी 10 मिनट पढ़ रहे हैं, कभी 15 मिनट पढ़ रहे हैं, कभी 5 मिनट, चलते ही यूट्यूब का कोई वीडियो खोल दिया, उसमें 2 क्वेश्चन देखे बाहर आ गए। भाई कंटिन्यूटी नहीं थी, एकाग्रता नहीं थी, पहले से एक्टिव नहीं थे। मुझे लगता है ये बड़ा रीज़न हो सकता है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पिछले 1-2 साल से लगातार पढ़ रहा हो और उसका प्री क्लियर नहीं हुआ हो। कोई हो तो कमेंट करके बताना कि जी मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा था लेकिन मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा है क्या। प्री का सबसे बड़ा यही है, इनएक्टिव बच्चे थे, निष्क्रिय बच्चे थे, खाली फॉर्म भर दिया, पेपर देने चले गए, कोई तैयारी पूरे दबाव के साथ नहीं थी, ऐसा मेरा मानना है। खैर आप देख सकते होंगे जनरली यही है, बहुत सारे बच्चे। दूसरा थे फ्रेशर हो सकते हैं, फ्रेशर जिनका अभी अभी रिजल्ट आया था आईटीआई में, फिर सीरियसली तो जाते नहीं हैं अपन, और रिजल्ट आया, फॉर्म भर दिया और फिर लगे कि अब तैयारी करते हैं, यार हम भी इस भर्ती में शामिल हो गए। 2 ही बड़े कारण हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कारण है। क्या गुरुजी अब आगे क्या करें? आगे यही गलती थी कि सक्रिय नहीं थे। आज से लगातार सक्रिय रहें, हर दिन आपको पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी पढ़ें। आप डेली के चाहे 10 क्वेश्चन ही पढ़ लो, ठीक है ना, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, कभी 20 क्वेश्चन का, कभी 25 क्वेश्चन का, कभी कोई पेपर सॉल्व करवा देता हूँ। बस आप मेरे वीडियो भी देखते रहो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखोगे, और नहीं तो कम से कम भूलोगे नहीं। तो कंटिन्यूटी रखनी है, कुछ भी चीज़ें हर दिन पढ़ेंगे तो सीखेंगे और धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक वक्त ऐसा होगा जो आप भी टॉप लिस्ट में आ जाओगे। बहुत मौके आएंगे, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, और अवसर काफ़ी मिलेंगे। बस आप लगातार पढ़ते रहो, किसी भी तरह से पढ़ाई के टच में रहना है। एक शर्त अपने आप को दे दीजिए कि पढ़ाई से हटना नहीं है। हाँ, 1 दिन 2 दिन कहीं चले गए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं कि 1-1 हफ्ते तक पढ़ ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा कारण फ़िलहाल के लिए यही था, इसी कारण का निवारण कर दीजिए, हो जाएगा। 90% मार्क्स वाले गुरु मुझे तो फेक लगते हैं, छोटी सी बात कह के इग्नोर करूँगा कि एडिटेड हो सकते हैं। वो फ़ोटो है, एडिट हो सकती है, क्या बड़ी बात है। और अगर हकीकत है तो भैया फिर पेपर देने वाला ही, पेपर बनाने वाला ही पेपर देने बैठ गया, मुझे ये लग रहा है। भी 96 नंबर 100 में से किसी के आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन तो यार पेपर बनाने वाले के गलत हो जाएंगे। अगर 150 क्वेश्चन फिर से अटेंड करेगा तो, 100 क्वेश्चन फिर से अटेंड करेगा तो, मुझे तो लग रहा है एडिटेड था। अगर एडिटेड नहीं है तो फिर सेम पेपर वाला ही बैठ गया, यूँ समझ लीजिए। जिसने पेपर बनाया वही पेपर देने के लिए बैठ गया। संभव तो नहीं है, 96 नंबर 100 में से संभव नहीं है। 80-85 तक ठीक है, बच्चों के आए हैं, बहुत जेन्युइन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 तक भी चलो मान लेते हैं आगे होंगे, 10 नंबर इधर उधर कोई बात नहीं, पर 96-97 तक नंबर आए तो वो तो मुझे सही नहीं लगता है ना। खैर ये थे दोस्तों मेरे ओपिनियन इन 5-6 टॉपिक पर। आपका क्या मानना है मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक तो करना ही है, चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो,
हमारा ऐप डाउनलोड जरूर करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अच्छा, वेबसाइट पर भी समय समय पर विजिट करें, वहाँ क्वेश्चन भी डालता हूँ, टेस्ट सीरीज़ भी डालता हूँ जो फ्री रहती है, कभी भी उसे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो दोस्तों को शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।